हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं कुलदीप शर्मा आपके साथ केएस इंस्टीट्यूट के लाइव ऐप पर। आई होप आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। मैंने पीवाईक्यू स्टार्ट करा दिया है ऑलरेडी और हम हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स को कंप्लीट भी कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे पीवाईक्यू ऑफ एल्कोहल्स, फिनोल्स एंड ईथर्स। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैप्टर को अच्छे से नहीं पढ़ा हो, आपको रिएक्शन लर्न ना हो, तो आप पीवाईक्यू मत करना। आप इससे पहले चैप्टर को कंप्लीट कर लेना और वो प्लेलिस्ट में जाकर आपको चैप्टर मिल जाएगा एल्कोहल, फिनोल्स एंड ईथर्स, और उसमें सीक्वेंस वाइज सारे के सारे लेक्चर्स पड़े हुए हैं। अगर आप उसको ज़्यादा स्पीड पे करके भी फटाफट से नोट्स भी बना लोगे ना, तो भी आप अच्छे से पीवाईक्यू कर लोगे। और विदाउट पीवाईक्यू आप अपनी तैयारी में समझ लेना कि आप अपने अच्छा स्कोर कर सकते हो। पीवाईक्यू से आपको आइडिया हो जाता है कि क्वेश्चंस किस टाइप के पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। तो पीवाईक्यू करना ही आपको परफेक्शन दिलाएगा। चाहे आप नोट्स को 25 बार कर लेना, चाहे एनसीईआरटी को 100 बार पढ़ लेना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर जब तक आप नहीं लगाओगे, जब तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आप सॉल्व नहीं करोगे, जब तक कुछ नहीं हो पाएगा। ये फैक्ट है और मैं बिल्कुल सच बता रहा हूँ। हर साल मैं तैयारी कराता हूँ, आप ये मत सोच लेना 1-2 साल से मैं तैयारी करा रहा हूँ। मुझे अप्रोक्सीमेटली 7 to 8 ईयर्स हो चुके हैं। तो और मेरे स्टूडेंट्स के 100 out of 100, 99 बहुत ज़्यादा बच्चे स्कोर करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ, ये मेरा पर्सनल भी एक्सपीरियंस है। जब मैं खुद भी तैयारी करता था और अब भी मैं कोई एग्जाम देता हूँ, उसके लिए भी बता रहा हूँ। और अब आप यही करना, सबसे पहले आप अपना कॉन्सेप्ट को क्लियर करना, उसके बाद पीवाईक्यू लगाना, ठीक है। और एक मैंने रैंक बूस्टर सीरीज और बना रखी है, उसके सारे लेक्चर्स देखने आपको 1 by 1। रैंक बूस्टर सीरीज आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री परफेक्ट बना देगी। बाकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री में आप इजीली स्कोर कर पाओगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, ठीक है। तो मैंने जो आपको बताया है, आप इस पैटर्न को फॉलो करो, आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे, ठीक है। अब बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर एक सिलेबस को थोड़ा सा एलेबोरेट करके बता दो कि किस तरीके से क्वेश्चन पेपर आएगा। तो बेटा क्वेश्चन पेपर आपका 5 सेक्शन में आएगा और मैं अभी आपको बता दूंगा कि किस तरीके से क्वेश्चन पेपर आएगा। और आज की वीडियो थोड़ी लेंदी भी हो सकती है, क्योंकि आज की वीडियो में 80 क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि एक टॉपिक एक दिन में कंप्लीट करा दूं। क्योंकि पिछले वाले चैप्टर में हेलो एरिन्स वाले में 100 क्वेश्चंस थे, तो मैंने वो 2 पार्ट में कराया था, टॉपिक 2। तो आज कोशिश करूंगा एक पार्ट में फिनिश कराने की। अगर नहीं हो पाया तो टॉपिक 1 का एक पार्ट करा दूंगा, टॉपिक 2 का दूसरे पार्ट में थोड़े से क्वेश्चंस इंक्लूड कर दूंगा। लेकिन 3 लेक्चर से ज़्यादा नहीं, 3 क्लासेस से ज़्यादा नहीं हो पाएंगे इसके अंदर, ये बिल्कुल कंफर्म है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक बार। और अगर आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अच्छा स्कोर करना है या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अच्छा स्कोर करना है और आपको कोई प्रॉब्लम है, आपने नोट्स नहीं बनाए, तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि बेटा आप नोट्स परचेज कर सकते हो। मैंने बहुत सिंपल वे में खुद लिखकर और हैंड रिटन नोट्स तैयार कराए हुए हैं। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर देना और यूपीआई से कोई भी पेमेंट ऐप, फोन पे या पेटीएम से 500 रुपीज़ आपको पे करने, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। उसको आप किसी भी फोटो स्टेट की दुकान पर या कंप्यूटर शॉप पर, साइबर कैफे पर जाके निकलवा लेना। मतलब ऐसे नोट्स हैं कि अगर आप इनको एक बार पढ़ोगे ना, तो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं बचेगी फिर आपको। उसके बाद आप पीवाईक्यू लगा लेना और पीवाईक्यू लगाने के बाद जब बताना मुझे अपना स्कोर कमेंट में, ठीक है। और हाँ, अगर आपके मार्क्स अच्छे नहीं आते हैं ना नोट्स पढ़ने के बाद, आपकी पेमेंट रिफंडेबल है, आप वापस भी मांग सकते हो, ठीक है। ये मत सोच लेना कि ये बस मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, ये बिल्कुल आजमाई हुई बातें हैं, कई बार एक्सपीरियंस करके जब बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। और बेटा तैयारी करो, मेहनत करो, क्योंकि बिना मेहनत के कुछ भी नहीं हो पाएगा। आप ये सोचते होगे कि आपको कुछ भी ना करना पड़े और आपके अच्छे मार्क्स आ जाए, तो ये तो बेटा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ जितनी शायद आप अपने लिए नहीं कर रहे होगे। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है मेरी सभी से कि जैसे जैसे लेक्चर्स आ रहे हैं इन्हें शेयर भी करते रहना और कमेंट तो रेगुलर करते रहा करो। जो भी बच्चे देख रहे हैं कमेंट करोगे तो मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा। कमेंट करना मेरे लिए मोटिवेशन है। केवल इतना भी लिख दोगे ना, गुड वर्क, नाइस वर्क, तो भी बहुत है। लेकिन पता नहीं क्या है, देख तो लेते हैं लेकिन ना ही कमेंट करते हैं। अच्छा, जब मैंने इसमें आपको 500 रुपीज़ में इतनी पीडीएफ तैयार करके बताई है,
तो ये मत समझ लेना कि 500 रुपीज़ आपके वेस्ट होंगे, इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है इन्हें तैयार कराने में, और आपको मिलेंगे तो आप देखना ये फुल पैसा वसूल होंगे आपके लिए। आप एक एक मंथ के ट्यूशन फीस देते हो 1500 रुपये, 2000 रुपये, और कोचिंग फीस देते हो बहुत ज़्यादा रुपये, तो 500 रुपये कोई ज़्यादा नहीं है आपके लिए। एक बार ट्राई करके देखो, और ये ना मुझे थोड़ा सा फाइनेंशियली सपोर्ट करोगे आप मुझे ये करके। चलो भाई, बाकी आपकी मर्जी है, किसी पे कोई प्रेशर नहीं है। चलो स्टार्ट करते हैं। 2024 केमिस्ट्री एग्जाम पैटर्न। तो बेटा आपके एग्जाम में टोटल आएंगे 5 सेक्शंस। टोटल 5 सेक्शंस में डिवाइड है आपका क्वेश्चन पेपर। टोटल 5 सेक्शंस आएंगे। कौन कौन से सेक्शन आएंगे? 5। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी एंड सेक्शन ई। अब सेक्शन ए में क्या आएगा? तो सबसे पहले आएगा सेक्शन ए, ऐसे, और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे, यहां पे लिख देता हूं मैं, मैक्सिमम मार्क्स 70। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 33। टाइम ड्यूरेशन सॉल्व करने के लिए 3 आवर एंड 15 मिनट्स, रीड करने के लिए वो अलग से है। ठीक है, चलो भाई, अब सेक्शन ए में कैसे क्वेश्चन आएंगे? तो सेक्शन ए में आएंगे 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन। 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन आएंगे, 1 मार्क वाले क्वेश्चन आएंगे, और ये आएंगे 16 क्वेश्चन। तो 1 to 16, 1 से लेके 16 तक ये क्वेश्चन आएंगे आपके 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन। राम सिया राम जय जय राम। और 1 नंबर वाले 16 क्वेश्चन आएंगे। तो सेक्शन ए में ये आ जाएगा 16 into 1, तो 16 नंबर के आ जाएंगे क्वेश्चन सेक्शन ए में। अब इसमें 16 नंबर वाले में 2 तरीके के क्वेश्चन आएंगे। एक तो आएंगे MCQs, और वो आएंगे 12, और असर्शन एंड रीजन ये आएंगे 4। हालांकि ये भी MCQ ही हैं, लेकिन क्वेश्चन का टाइप अलग है। इसमें तो क्वेश्चन गिवन होंगे 4 ऑप्शन, इसमें असर्शन और रीजन में ऑप्शन चारों सेम ही होंगे चारों क्वेश्चन के लिए, लेकिन क्वेश्चन को आपको रीड आउट करके अप्रोप्रिएट आंसर बताना है। तो ये हो जाएंगे 16 मार्क्स के। ठीक है, 12 हो जाएंगे आपके MCQs, और 4 हो जाएंगे आपके असर्शन एंड रीजन, तो 16 मार्क्स के। ये है सेक्शन ए। अब सेक्शन ए हो गया, तो सेक्शन ए में 2 टाइप के क्वेश्चन हो गए, डायरेक्ट MCQ एंड असर्शन एंड रीजन। सेक्शन बी, तो सेक्शन बी होता है आपका 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन, और इसमें क्वेश्चन होते हैं वेरी शॉर्ट, ज्यादा लेंथी आंसर मत देना, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। और ये होते हैं 5 क्वेश्चन। कहां से कहां तक? 17 to 21। तो 17 to 21 5 क्वेश्चन हो जाएंगे। 5 into 2 मार्क्स, 10 मार्क्स का सेक्शन बी। सेक्शन बी 10 मार्क्स का, और सेक्शन 1 16 मार्क्स का। इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस 16, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 16, और इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस 5।
ठीक है, 21 क्वेश्चंस हो गए भाई। सेक्शन सी, सेक्शन सी, इसमें आते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। और ये आएंगे 7 टोटल। तो कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो गए? 7। अब ये कहां से कहां तक आएंगे? 22 टू 28। और ये कितने नंबर के होंगे भाई? ये क्वेश्चन होंगे 3 मार्क्स के। तो कितने हो जाएंगे भाई? 7 इंटू 3, 21 मार्क्स के ये वाले क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, फिर आएगा सेक्शन डी। ये है 4 मार्क्स के 2 क्वेश्चन। 4 मार्क्स के 2 क्वेश्चन है, इन्हें बोलते हैं हम केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। और ये आएंगे केवल 2। तो कहां से कहां तक आएंगे? 29 टू 30। 2 क्वेश्चन, एक तो 29 और एक 30। तो 2 इंटू 4, 8 मार्क्स के ये वाले क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन कितने हुए? 2। सेक्शन डी हो गया। सेक्शन ई, और ये होंगे आपके लॉन्ग क्वेश्चंस। कई पार्ट में होते हैं इसके लॉन्ग क्वेश्चंस, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। और ये क्वेश्चन होते हैं 5 मार्क्स के। और ये कहां से कहां तक होंगे? तो ये होंगे 3, 31 टू 33। तो कितने के हो जाएंगे भाई? 3 इंटू 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन 15। तो 15 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन होंगे 3। तो देखो टोटल कितने क्वेश्चंस हो गए हमारे पास? 16 एंड 5 21, 28, 30 एंड 3, 33 तो हो जाएंगे क्वेश्चंस। 5 सेक्शन में 33 क्वेश्चंस। ठीक है, कितने मार्क्स में है? सेक्शन ए 16 मार्क्स, सेक्शन बी 10 मार्क्स 26, सेक्शन सी 21 मार्क्स 47, सेक्शन डी 8 मार्क्स 47 एंड 8 55, एंड सेक्शन ई 15 मार्क्स 70 मार्क्स। तो यहां टोटल कितने मार्क्स हो जाएंगे? 70 मार्क्स। तो बेटा ऐसे आपका एग्जाम का पैटर्न है, 5 सेक्शन में है, और इस तरीके से आपके क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, कितने कितने कौन कौन से आएंगे? MCQ 16, ठीक है, वेरी शॉर्ट 5, शॉर्ट 7, केस स्टडी 2 एंड लॉन्ग आंसर 3। तो 16, 5, 21, 7, 28, 33। ठीक है, पहला सेक्शन कितने नंबर का है? 16 नंबर का है पहला सेक्शन। दूसरा सेक्शन 10 मार्क्स का है। तीसरा सेक्शन सॉरी 21 मार्क्स का है। फोर्थ 8 मार्क्स का है और 15 मार्क्स का है। कितना आ जाएगा? 17। ठीक है, क्योंकि 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, ये 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, ये 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। ये हो जाएंगे आपके 5 सेक्शन। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, सेक्शन ई, ऐसे आएंगे आपके क्वेश्चंस। अब सारे क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए। MCQ के अंदर याद रखना 4 क्वेश्चन आते हैं असर्शन एंड रीजन वाले। तो ये है आपका एग्जाम पैटर्न। अब हम स्टार्ट करते हैं बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, लेना हो तो। पहला सेक्शन 1 नंबर का, दूसरा सेक्शन 2 नंबर का, तीसरा 3 का, चौथा 4 का, पांचवा 5 का। पहले सेक्शन में डायरेक्ट MCQ 12 आएंगे, 4 असर्शन रीजन आएंगे। दूसरे में 5 वेरी शॉर्ट लिखने के लिए, तीसरे में
7 शॉर्ट है लिखने के लिए, 4th में 2 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, इनमें 3 क्वेश्चन आएंगे, 3 क्वेश्चन आएंगे, एक 2 नंबर का, 2 1 नंबर के, और इसमें 5 नंबर वाले में एक 3 नंबर का और एक 1 नंबर के 2 पार्ट भी आ सकते हैं, एक 2 नंबर का पार्ट भी आ सकता है। और केस स्टडी में मैं आपको ये भी बता दूंगा क्वेश्चन केस स्टडी में कहाँ से आएंगे, कौन से चैप्टर से आएंगे, ठीक है, ये मैं बताऊंगा आपको बाद में। अभी केवल मैं आपको PYQ करा देता हूँ। तो भाई ये है आपका 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन, 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन, और ये है MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। सॉल्व करते हैं इन्हें अब 1 बाय 1। हम तेरे बिना अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद तू मेरा। पढ़ लो बेटा, रीड आउट करो क्वेश्चन को। अच्छा दिखाई दे रहा है भाई, नाइस। Which of the following observation is shown by 2-phenyl ethanol? पहले इथेनॉल बना लो भाई, ये होता है इथेनॉल, CH3 CH2 OH। तो 2 पे फिनाइल ग्रुप लगाना है भाई आपको, 2 पे फिनाइल ग्रुप। तेरे बिना, तो 2 पे लगा दो भाई फिनाइल ग्रुप। लगा दिया, 2 फिनाइल इथेनॉल है ये, ठीक है। टर्बिडिटी विल बी ऑब्जर्व विद इन 5 मिनट्स। एक बात याद रखना, एक टेस्ट होता है उसका नाम है लुकास टेस्ट, लुकास टेस्ट। क्या होता है लुकास टेस्ट? लुकास टेस्ट में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अल्कोहल्स में आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो बाय एडिंग लुकास रिएजेंट। और लुकास रिएजेंट होता है जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन क्लोराइड का मिक्सचर, ZnCl2 प्लस HCl का मिक्सचर, ZnCl2 प्लस HCl का मिक्सचर। अब जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी होती है ना अल्कोहल की, वो ये होती है, टर्शरी सबसे ज्यादा रिएक्टिव, फिर सेकेंडरी उससे कम, फिर प्राइमरी उससे कम। तो जब हम लुकास रिएजेंट इसमें डालते हैं तो इसमें जो टर्बिडिटी आती है वो आती है क्विकली, मतलब इमीडिएटली, इमीडिएटली टर्बिडिटी। इसमें आती है आफ्टर 5 to 10 मिनट्स टर्बिडिटी, और इसमें आएगी नो टर्बिडिटी, सबसे कम रिएक्टिव है, और ये होती है रूम टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर। अब इसमें पूछा हुआ है कि बताओ कौन सी ऑब्जर्वेशन होगी कि अगर इस कंपाउंड को मैं लुकास रिएजेंट के साथ ट्रीट करूं, तो अगर इस कंपाउंड को मैं लुकास रिएजेंट के साथ ट्रीट करूं ZnCl2 प्लस HCl के साथ, तो होगा क्या? तो पहले ये देखो, ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी। तो OH ग्रुप कौन से कार्बन से अटैच है? तो OH ग्रुप प्राइमरी कार्बन से अटैच है, तो ये प्राइमरी अल्कोहल है। प्राइमरी अल्कोहल में नो टर्बिडिटी, तो टर्बिडिटी विल बी ऑब्जर्व विद इन 5 मिनट्स, नो। ये CBSE का जो सैंपल क्वेश्चन पेपर है उसके 2024 वाला, उसमें क्वेश्चन है नो टर्बिडिटी विल बी ऑब्जर्व, यस, ये इसका आंसर है। टर्बिडिटी विल बी ऑब्जर्व इमीडिएटली, नो, ये तो टर्शरी में होता है। टर्बिडिटी विल बी ऑब्जर्व एट रूम टेम्परेचर, विल डिसअपियर आफ्टर 5 मिनट्स, नो। तो इसका आंसर है बेटा बी। आ गया होगा समझ में, कर लो फटाफट से। हम तेरे बिना अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा, तुझसे जुदा कर हो जाएंगे। हाँ भाई बताओ, द प्रोडक्ट फॉर्म इन द रिएक्शन। तो देखो बेटा, इसके अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें 2 ग्रुप है, एक तो है ये COO
मजा सा नहीं आ रहा यार कलर में। एक इसमें ये वाला ग्रुप है, हाँ एक तो ये तो हो गया था यार थर्ड। सेकंड क्वेश्चन कहाँ गया? आ गया मैंने अंडो कर दिया, वो गायब भी हो गया। इसमें एक तो ये वाला फंक्शनल ग्रुप है, इसका नाम है एस्टर, और एक ये वाला फंक्शनल ग्रुप है। यहाँ पे कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, दोनों साइड फिर कार्बन है। इस ग्रुप का नाम है कीटोन, और ये वाला ग्रुप है एस्टर। तो इसमें दो फंक्शनल ग्रुप है, एस्टर एंड कीटोन। यहाँ पर रिएजेंट यूज कर रखा है ना NaBH4। अब आपको एक लाइन याद करनी है, NaBH4 इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। ये रिड्यूसिंग एजेंट तो है, लेकिन ये सबको रिड्यूस नहीं कर सकता। इट कैन रिड्यूस एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, एल्डिहाइड और कीटोन्स को रिड्यूस कर देगा ये, बट नोट एस्टर्स, एस्टर्स को रिड्यूस नहीं कर पाएगा ये, एस्टर्स को या कार्बोक्सिलिक एसिड को। तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? तो देखो इसको तो कुछ करना मत, आप छेड़ना मत बिल्कुल भी। यहाँ पे जो कीटोन है, कीटोन को रिड्यूस कर देना। तो जब कीटोन को रिड्यूस करते हैं ना हम, तो सेकेंडरी अल्कोहल बन जाता है, ठीक है। अब सेकेंडरी अल्कोहल को ऑक्सीडेशन करने से कीटोन बन जाता है। तो ये कीटोन है, इसको रिड्यूस कर दो अल्कोहल में, तो ये बन जाएगा OH। देख लो इनमें कौन सा है भाई, तो मुझे दिखाई दे रहा है इसमें यही है। चलो भाई आगे नंबर नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कीन ऑन एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन गिव्स टर्शरी अल्कोहल। तो इनमें से कौन सी एल्कीन को अगर हम एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन कर दें तो वो टर्शरी अल्कोहल बनाएगा? तो ब्यूट-2-ईन, ब्यूट-2-ईन तो ये होता है CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। तो ये तो सेकेंडरी अल्कोहल बनाएगा। जब इसकी हम वाटर से रिएक्शन करेंगे एसिड की प्रेजेंस में, H2SO4 होता है एसिड, तो ये बन जाएगा CH3 CHOH CH2 CH3। कैसा अल्कोहल है? सेकेंडरी। हमें पूछा है इसने टर्शरी किससे बनेगा? CH3 2 मिथाइल प्रोपीन, 2 मिथाइल प्रोपीन। अब इसकी रिएक्शन अगर मैं वाटर से कर दूं H2SO4 की प्रेजेंस में, तो OH वहां आ जाएगा जहां हाइड्रोजन कम है, तो ये बन जाएगा CH3 C CH3 CH3 OH। ये कैसा है? प्राइमरी है, सेकेंडरी, टर्शरी है। तो OH ग्रुप टर्शरी कार्बन पे है, तो इसका आंसर यही है B। प्रोपीन भी नहीं बनाएगा, प्रोपीन तो सेकेंडरी बनाएगा। ब्यूटीन भी नहीं बनाएगा, ये भी सेकेंडरी बनाएगा, ठीक है। आंसर इज B। 3 क्वेश्चन हो गए, ऐसे करने हैं हमें बहुत सारे क्वेश्चन आज। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कोहल्स विल नॉट ऑक्सीडेशन, कौन सा एल्कोहल ऑक्सीडाइज नहीं होगा ये बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कोहल्स विल नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन। तो इसकी ट्रिक ये है, if there is alpha hydrogen present in the compound, ये अल्कोहल लिख लो, इन द अल्कोहल, then it can oxidized, it can oxidized। अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो भाई ऑक्सीडेशन भी नहीं हो सकता। तो भाई ऑक्सीडेशन किसका होगा, किसका नहीं होगा? ब्यूटेनॉल, CH3 CH2 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 OH। ये अल्फा है, 2 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएगा इसका ऑक्सीडेशन, ब्यूटेनॉल बनेगा। ब्यूटेन 2-ऑल, CH3 CHOH CH2 CH3, ये है अल्फा और ये अल्फा हाइड्रोजन, इसका भी हो जाएगा ऑक्सीडेशन।
ब्यूटेन 2 ओन बनेगा, कीटोन बनेगा सेकेंडरी से, प्राइमरी से एल्डिहाइड। 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ओल, 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ओल, ये है 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ओल, इसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा, तो इसका आंसर है सी। 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ओल, इसका भी हो जाएगा, ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या है, सी। अल्फा हाइड्रोजन अगर प्रेजेंट है तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा, अगर नहीं है तो नहीं होगा, तो इस पे अल्फा हाइड्रोजन तो कहीं है ही नहीं, तो भैया इसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा। इसने ये पूछा था किसका नहीं होगा। फॉर द कन्वर्जन ऑफ प्रोपीन टू प्रोपीन 1 ओल, तो देखो भाई एल्कीन से कलर, यार कलर चेंज करूँ, मजा सा नहीं आ रहा मुझे, इसे देखते हैं ब्लू को ट्राई करके। चलो बेटा देखो, एल्कीन से वैसे तो कई सारे हैं एल्कील के, ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है, हाइड्रेशन है, लेकिन मैं दो बता रहा हूं आपको। एक तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है, B2H6 से रिएक्शन करेंगे और उसके बाद करेंगे ऑक्सीडेशन बाय हाइड्रोजन परऑक्साइड, और एल्कीन की वाटर से रिएक्शन करेंगे, हाइड्रेशन इन द प्रेजेंस ऑफ H+। तो ये दो तरीके हैं अल्कोहल बनाने के एल्कीन से। तो इससे जो एल्कीन बनेगा वो बनेगा प्राइमरी, और इससे जो एल्कीन बनेगा वो बनेगा सेकेंडरी, सॉरी अल्कोहल बनेगा वो बनेगा प्राइमरी, और इससे जो बनेगा वो बनेगा सेकेंडरी अल्कोहल। अब इसने क्या पूछा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर कन्वर्जन ऑफ प्रोपीन इनटू प्रोपेन 1 ओल। 1 प्रोपेनॉल कैसा है, प्राइमरी अल्कोहल है, तो प्रोपीन को प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट एंड कंडीशन शुड बी यूज्ड, आपको कौन सा रिएजेंट या कंडीशन यूज करना है। तो H+ का मतलब यहाँ पे पता है क्या है, H2SO4, इस H+ का मतलब यहाँ है H2SO4। और तो यहाँ पर देखो कंसंट्रेटेड H2SO4 कैसा बनाता है, सेकेंडरी, लेकिन ये तो प्राइमरी है, B2H6 H2O2 OH-, तो आंसर यही तो है, इसका नाम है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। अब मैं एक बात बताऊं, अगर आपने रिएक्शंस ना पढ़ी हो ना, चैप्टर ना पढ़ा हो, कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो, तो आपको समझ में नहीं आएगा। वैसे मैं बता भी रहा हूं चैप्टर के साथ साथ, सिर्फ टिक करके नहीं जा रहा हूं, एक्सप्लेन करके जा रहा हूं। द मेजर प्रोडक्ट ऑफ एसिड कैटालाइज डिहाइड्रेशन ऑफ 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल। भाई ये है साइक्लोहेक्सेनॉल और 1 पे मिथाइल है। अब तुम इसका एसिड डिहाइड्रेशन करो। अब मुझे ये बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो प्यारे बच्चों, ये है मेरा अल्फा कार्बन, ये बीटा है, ये भी बीटा है, ये भी बीटा है। तो यहां पर दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक तो अगर बीटा एलिमिनेशन होगा मिथाइल से, तो एक तो ये बन जाएगा, ठीक है, और अगर बीटा एलिमिनेशन होगा रिंग से, तो एक ये बन जाएगा। तो अगर यहां से करोगे जब भी ये बनेगा, तो इनमें कौन सा मेजर होगा, तो बेटा ये वाला मेजर होगा। मोर सब्स्टिट्यूटेड विल बी द मेजर प्रोडक्ट, और ये पता लगाते हैं हम सेड्ज़ेफ रूल से। ठीक है, इसके बाद आ जाओ, ड्यूरिंग डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स टू एल्कीन्स, dehydration of alcohols to alkenes by heating with concentrated H2SO4, the initiation step is, कौन सा स्टेप इनिशिएशन है जब हम डिहाइड्रेशन करेंगे। तो भैया पहला स्टेप हमेशा होता है प्रोटोनेशन, पहला स्टेप होता है प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल। तो एल्कोहल का प्रोटोनेशन हो जाएगा, तो इसका है ऑप्शन ए। अगर आपको याद हो ये रिएक्शन CH3 CH2
OH प्लस ये बन जाता था हमारा प्रोटोनेटेड अल्कोहल। तो पहला स्टेप कौन सा है? प्रोटोनेशन। A compound X with the molecular formula C3H8O can be oxidized to another compound Y whose molecular formula is C3H6O2. The compound X may be। तो भाई देखो कार्बन एटम सेम है, आप ये याद रखना कि अगर कोई कंपाउंड और उसमें एक ऑक्सीजन है, ठीक है, उसमें एक ऑक्सीजन है, इसमें दिए हुए हैं यहाँ पे ईथर दे रखा है, अल्कोहल दे रखा है, अल्कोहल दे रखा है और ये एल्डिहाइड दे रखा है, ठीक है। अब एल्डिहाइड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखा होगा आप 1 2 3 C3 3 to 5 and 1 6, ये और वहां पे H है 8, तो देखो ये तो वो हो नहीं सकता X, ठीक है, ईथर भी नहीं हो सकता, ठीक है। अब बचे ये दोनों अल्कोहल है, इन दोनों का फॉर्मूला बिल्कुल सेम है 1 2 3 C3 3 4 5 3 8 और एक ऑक्सीजन, ये दोनों आइसोमर्स हैं, इन दोनों का फॉर्मूला बिल्कुल सेम है। अब इसने ये कहा है, अब देखो इस पे O2 है, इसका मतलब ये कार्बोक्सिलिक एसिड है या एस्टर है, लेकिन एस्टर तो बनते नहीं है अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से। तो याद रखना अगर हम प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कर देते हैं तो वैसे तो पहले एल्डिहाइड बनता है, लेकिन जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो बन जाता है हमारा बेटा, वो बन जाता है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड containing same carbon atom, same number of carbon atom, same number of carbon atom, ठीक है। अगर आपने सेकेंडरी का कर दिया ऑक्सीडेशन तो पहले तो बनता है कीटोन कंटेनिंग सेम कार्बन एटम, और जब कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा ना तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, क्योंकि कीटोन जब ऑक्सीडाइज होगा तो वो क्लीवेज हो जाता है उसका एक ज्यादा कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड में कम वाले में, वन लेस कार्बन। और टर्शरी में पहले बनेगा आपका 1 लेस कार्बन का कीटोन और 2 लेस कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड, 2 लेस कार्बन। तो अब आपको ये बताना है कि भाई X क्या है, मैं बताता हूं। X है प्राइमरी अल्कोहल और ये है CH3 CH2 CH2 OH 1 2 3 3 कार्बन है, 3 to 5 to 7 8 और एक ऑक्सीजन, और इसका जब ऑक्सीडेशन करा दिया तो ये बन जाएगा CH3 CH2 COOH। ये है तुम्हारा X और ये है तुम्हारा Y। तो Y कंपाउंड का फॉर्मूला एक बार चेक कर लो, 1 2 3 C3 H6 3 to 5 1 6 और 2 ऑक्सीजन। ये वो रिएक्शन है जो इसने बताई है, ठीक है। Which of the following reagent will not converted ethyl alcohol into ethyl chloride? इनमें से कौन सा इथाइल अल्कोहल को इथाइल क्लोराइड में कन्वर्ट नहीं कर सकता? तो भाई इथाइल अल्कोहल मैंने आपको बता रखी थी, अल्कोहल को हैलाइड में 3-4 रिएक्शन बताई थी, PCl3 PCl5 SOCl2 HCl ZnCl2 ये बताए थे, ये कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखो PCl5 कर देगा, SOCl2 कर देगा, ये रहा HCl ZnCl2 कर देगा। NaCl है कहीं? नहीं है, इसका आंसर है, इसने पूछा था नहीं करेगा, ठीक है, ये तीनों कर देंगे। Which of the following reagents should be used to carry out the above conversion? ये है कीटोन, ये है एस्टर। कीटोन को उसने अल्कोहल में कन्वर्ट कर रखा है, एस्टर को छेड़ा नहीं है, तो रिएजेंट शुड बी सोडियम बोरोन हाइड्राइड NaBH4। Phenol on being heated with concentrated sulfuric acid and then with concentrated nitric acid, तो ये है भाई हमारा नाइट्रेशन, और नाइट्रेशन है H2SO4HNO3 से फिनोल का, वो भी कॉन्सेंट्रेटेड के साथ 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल इज फॉर्म, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड पिक्रिक एसिड।
और ये एक एक्सप्लोजिव है, ये सब्सटेंस एक एक्सप्लोजिव सब्सटेंस है, बॉम्ब बना लो इससे। लुकास रिएजेंट प्रोड्यूस क्लाउडीनेस, वही टर्बिडिटी इमीडिएटली किसके साथ बनाता है लुकास रिएजेंट? टर्शरी के साथ। कौन सा टर्शरी है इनमें? तो देखो भाई यही टर्शरी है, ये सेकेंडरी है। OH जिसके साथ जुड़ा होता है वो देख लो, ये सेकेंडरी है ना। OH किसके साथ जुड़ा है? टर्शरी के साथ, क्योंकि 3 के साथ जुड़ा हुआ है। OH किसके साथ जुड़ा हुआ है? प्राइमरी के साथ, ये प्राइमरी हो गया। OH किसके साथ जुड़ा हुआ है? प्राइमरी के साथ, ये प्राइमरी हो गया। तो भैया आंसर इसका ये इमीडिएटली ये बनाएगा टर्बिडिटी। फिनोल डज नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मोर इजीली ड्यू टू, तो फिनोल इजीली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्यों नहीं देता? पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ऑफ COH बॉन्ड, क्योंकि लोन पेयर ऑक्सीजन रिंग को डोनेट कर देगा और वहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप हो जाएगा कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में। अब जब ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा भी नहीं, ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, न्यूक्लियोफाइल OH माइनस जाएगा नहीं तो होगा भी नहीं सब्स्टिट्यूशन। तो बी। आइडेंटिफाई द सेकेंडरी एल्कोहल, इनमें से कौन सा सेकेंडरी एल्कोहल है? आइडेंटिफाई करो भाई, आइडेंटिफाई द सेकेंडरी एल्कोहल फ्रॉम द फॉलोइंग सेट। ठीक है, तो देखो ये तो अल्कोहल है नहीं, ये तो है फिनोल, ये तो अल्कोहल है नहीं, ये फिनोल है। C2H5 थ्राइस, C2H5 थ्राइस और OH, तो क्या ये है? ये भी नहीं है, ये तो टर्शरी है क्योंकि OH टर्शरी के साथ है। ठीक है, इनमें देखो CH3 CH2 CH OH CH3 OH किसके साथ है? सेकेंडरी के साथ है, यही है सेकेंडरी। और बचा कौन सा? ये बचा यहां पर बेंजीन रिंग से नेक्स्ट वाले के साथ है OH, ये है बेंजाइलिक अल्कोहल। ठीक है, एक है फिनोल, एक है बेंजाइलिक, एक है टर्शरी। तो इसने पूछा था सेकेंडरी कौन सा है? ये है सेकेंडरी अल्कोहल। चलो बेटा नेक्स्ट, चलते रहो फटाफट से। 6 बज गए, 7। The boiling point of alcohols are higher than that of hydrocarbons of comparable molecular mass due to hydrogen bonding। कहाँ है हाइड्रोजन बॉन्डिंग? गिरा। एल्कोहल में एल्कोहल होते हैं पोलर सॉल्वेंट, एल्कोहल होते हैं आपके CH3 जैसे OH है, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब एक एल्कोहल का मॉलिक्यूल दूसरे एल्कोहल मॉलिक्यूल के साथ, एक एल्कोहल मॉलिक्यूल दूसरे एल्कोहल मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की फॉर्मेशन करता है। CH3OH CH3OH, ये चलती रहेगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग चलती रहेगी। अब जैसे है हमारे पास ईथेन या प्रोपेन या ब्यूटेन, कोई सा, ये है नॉन पोलर है, तो नॉन पोलर में इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ हाइड्रोजन भी नहीं है, नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अब इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ब्रेक करने के लिए टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए, तो बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा ज़्यादा, तो ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सोल्यूबिलिटी भी पूछ सकता है, तो एल्कोहल्स आर सोल्यूबल इन वाटर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एल्कोहल्स आर सोल्यूबल इन वाटर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि एक जैसों में डिजोल्व हो जाते हैं, एक जैसों में डिजोल्व हो जाते हैं। तो अल्कोहल और वाटर दोनों ही हमारे पोलर सॉल्वेंट हैं, तो दोनों में हो जाएगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसलिए अल्कोहल वाटर में सोल्यूबल होते हैं। ठीक है, अल्कोहल्स आर सोल्यूबल इन वाटर। नेक्स्ट, इसे आप ट्राई करो। चलो बेटा करो कन्वर्ट। व्हाट वुड बी द रिएक्टेंट एंड रिएजेंट यूज्ड टू ऑब्टेन 2,4-डाइमिथाइल पेंटेनथ्रियोल? 2,4-डाइमिथाइल, 2 पे मिथाइल, 2,4-डाइमिथाइल पेंटेनथ्रियोल
2,4 डाइमिथाइल पेंटेनथ्रियोल, ये बनाना है भाई तुम्हें। 2,4 डाइमिथाइल पेंटेनथ्रियोल किससे बनाना है आपको ये बताना है। व्हाट वुड बी द रिएक्टेंट एंड रिएजेंट यूज्ड? प्रोपेनल एंड प्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, प्रोपेनल एंड प्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड नहीं, प्रोपेनल एंड प्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो देखो भाई ये प्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड जो है वो ये है CH3 CH2 CH2 MgBr। अब यहाँ पर जो ग्रुप आ रहा है ये आ रहा है N प्रोपाइल, और वहां पे जो ग्रुप आ रहा है वो आ रहा है आइसोप्रोपाइल, तो ये तो बनेगा नहीं। 3 मिथाइल ब्यूटेनल एंड 2 मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड, तो 2 मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड ये क्या होता है? 2 मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड ये कुछ भी नहीं होता। 2 मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड, मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड एंड 2 डाइमिथाइल प्रोपेनोन, प्रोपेनोन से तो टर्शरी बनेगा, ये भी नहीं हो सकता। 2 मिथाइल प्रोपेनल एंड आइसोप्रोपाइल मैग्नीशियम आयोडाइड, इसे देख लेते चेक करके। 2 मिथाइल प्रोपेनल CH3 CH CH3 CHO, यह है 2 मिथाइल प्रोपेनल प्लस आइसोप्रोपाइल मैग्नीशियम आयोडाइड CH3 CH CH3 मैग्नीशियम आयोडाइड। तो भैया ये है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब जब यहाँ पर है पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव, ये ग्रुप इस पे जाएगा तो ये बन जाएगा आपका, रिएक्शन लिख दूं, हम तेरे बिना रह नहीं सकते, तो ये बना देंगे बेटा CH3 CH CH3, ठीक है। फिर आ जाएगा एक और CH पे ये वाला ग्रुप, टू मिथाइल प्रोपेनल, इस CH पे पॉजिटिव पे नेगेटिव वाला ग्रुप, फिर CH, फिर CH3 और इसके साथ आ जाएगा OMgBi, और OMgI का कर देंगे हाइड्रोलाइसिस। तो जब इसका हाइड्रोलाइसिस कर दोगे तो यहाँ पे आ जाएगा H। देखना यही है क्या? यही तो है, आंसर इज D, ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको बताऊं कैसे पता चला मुझे, क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की अगर रिएक्शन हम कराएंगे मीथेनल से तो बनेगा प्राइमरी अल्कोहल। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन अगर आप कराओगे अदर एल्डिहाइड से तो बनेगा सेकेंडरी अल्कोहल, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन हम कराएंगे कीटोन से तो बनेगा टर्शियरी अल्कोहल। तो ये मुझे दिख रहा था ये सेकेंडरी अल्कोहल है, तो ये अदर एल्डिहाइड से बनेगा। अब देख लो यहाँ पर सारे के सारे अलग अलग थे, ठीक है। एल्डिहाइड देख लो, 3 मिथाइल ब्यूटेनल प्रोपेनल, ये बिल्कुल स्ट्रेट था, ठीक है। ये 3 मिथाइल ब्यूटेनल है, 3 मिथाइल ब्यूटेनल, उसके बाद 2,3 डाइमिथाइल, 2 मिथाइल प्रोपेनल, ये आइसोप्रोपाइल हो गया ना यहाँ पर ग्रुप, आइसोप्रोपाइल, इसलिए मैंने ये देख लिया दोनों साइड में आइसोप्रोपाइल है, ठीक है। दोनों साइड में आइसोप्रोपाइल है तो यहाँ भी देख लेते हैं, यहाँ भी आइसोप्रोपाइल है, यहाँ भी आइसोप्रोपाइल है, ये तो अल्कोहल वाला ग्रुप बनाता है CH। चलो भाई नेक्स्ट, लोअर मोलिकुलर मास अल्कोहल्स आर। देखो, एज द मोलिकुलर मास इंक्रीजेस solubility of alcohols in water decreases। क्यों decreases? due to कार्बन चेन, ड्यू टू कार्बन चेन, या स्टेरिक हिंड्रेंस बोल दो, ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस बोल लो, या ड्यू टू हाइड्रोफोबिक पार्ट बोल लो, हाइड्रोफोबिक पार्ट, हाइड्रोफोबिक एल्काइल ग्रुप, ड्यू टू लार्ज साइज ऑफ हाइड्रोफोबिक एल्काइल ग्रुप। साइज एल्काइल ग्रुप का जितना ज्यादा बढ़ेगा सॉल्युबिलिटी उतनी कम होगी, वो रेजिस्ट करेगा हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन को। लार्ज साइज ग्रुप
लार्ज साइज एल्काइल ग्रुप रेजिस्ट द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, रेजिस्ट द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो भैया देख लो इसमें, तो सोल्यूबिलिटी घटेगी एल्काइल ग्रुप के साइज बढ़ने से और बढ़ेगी साइज कम होने से। मिसिबल इन लिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर, मिसिबल इन एक्सेस वाटर, मिसिबल इन वाटर इन ऑल प्रोपोर्शन, मिसिबल इन वाटर। अच्छा ये पूछा था इसने लोअर मोलिकुलर मास एल्कोहल्स, भाई साहब वो मिसिबल होते हैं ऑल प्रोपोर्शन, सी। ठीक है, चलो नेक्स्ट असर्शन रीजन के क्वेश्चन आ गए। अगर भाई आपके ए और असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट हो और आर एक्सप्लेन भी कर रहा हो ए को, तो ऑप्शन लगाना है आपको ए और आर दोनों करेक्ट हो और वो एक्सप्लेन ना कर रहा हो ए को आर, तो बी लगाना। अगर ए करेक्ट हो और बी इनकरेक्ट हो तो सी लगाना, और ए इनकरेक्ट हो बी करेक्ट हो तो डी लगाना। तो भैया देखो 18 वाला क्वेश्चन, एल्कोहल रिएक्ट बोथ एज न्यूक्लियोफाइल्स एंड इलेक्ट्रोफाइल्स। बिल्कुल सही बात है, एल्कोहल दोनों की तरह बिहेव करता है। जब वो प्रोटोनेटेड हो जाता है और जब वो प्रोटोनेटेड नहीं होता है तो वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है, प्रोटोनेटेड हो जाता है तो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है वो। द बॉन्ड बिटवीन CO इज ब्रोकन व्हेन alcohols react as nucleophile. CO bond break. The bond between CO is broken when alcohols react as nucleophile. No, electrophile की तरह बिहेव करता है तो CO bond break होता है, तो ये गलत है। इसका ऑप्शन है सी, आंसर इज सी। भाई CH3 CH2 OH ये अल्कोहल है, प्रोटोनेशन कर दो इसका तो ये बन जाएगा CH3 CH2O। तो अब ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। तो अब जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये बॉन्ड ब्रेक जब होगा जब ये एज ए इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करेगा, इस पर अटैक करेगा भाई दूसरा न्यूक्लियोफाइल। तो इसने क्या बोला, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है? नहीं भाई, इलेक्ट्रोफाइल की तरह कर रहा है। न्यूक्लियोफाइल की तरह तो यहां करा था इसने। चलो भाई नेक्स्ट, इसे ट्राई करो आप। यार एक क्वेश्चन रह गया क्या? अच्छा 19 वाला आप चेक करो। नाइनटीन वाला आप चेक करो। इथेनॉल इज वीकर बेस देन फिनॉल। इथेनॉल इज वीकर बेस देन फिनॉल। तो फिनॉल मोर एसिडिक होता है, फिनॉल ज्यादा एसिडिक है, अल्कोहल कम एसिडिक है। तो कम एसिडिक है तो स्ट्रॉन्ग बेस है अल्कोहल, ये तो गलत हो गया भाई। इन फिनॉल द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन ऑक्सीजन इज विथड्रॉन टुवर्ड्स द रिंग ड्यू टू रेजोनेंस। बिल्कुल सही बात है, ए इज इनकरेक्ट, बी इज करेक्ट, आंसर है इसका डी। चलो भाई नेक्स्ट। इन द प्रोसेस ऑफ वाइन मेकिंग, शराब बनाने में राइपनिंग ग्रेप्स, पके हुए अंगूरों को हम क्रश करते हैं और उसकी शुगर को एंजाइम से फर्मेंटेशन कराते हैं। फर्मेंटेशन स्टार्ट हो जाता है, एनाएरोबिक कंडीशन को हमें मेंटेन रखना पड़ता है इस प्रोसेस में। क्या होगा अगर हम अनएरोबिक कंडीशन को मेंटेन ना रखें? सो व्हाट विल हैपन इफ एनएरोबिक कंडीशन आर नॉट मेंटेन ड्यूरिंग दिस प्रोसेस? तो मेरे प्यारे बच्चों होता क्या है, जो शुगर होती है ना, शुगर C12H22O11, इसका हम फर्मेंटेशन कराते हैं तो शुगर कन्वर्ट हो जाती है किसमें? C6H12O6 में। अब ये C6H12O6 अब जब इसकी वाइन बनाओगे आप, ये जाइमेज एंजाइम से कन्वर्ट हो जाती है इथेनॉल में प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में। अगर आपने इन द एब्सेंस, देखो एनएरोबिक मींस क्या होता है? एनएरोबिक का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ एयर, एब्सेंस ऑफ एयर। अगर आपने इस रिएक्शन को, ये जो फर्मेंटेशन है, ये वाइन बन गया है, इथेनॉल बन गया, अगर इस रिएक्शन को आपने एब्सेंस ऑफ एयर में नहीं कराया तो यहाँ पे जो अल्कोहल है C2H5OH, ये एयर से ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ठीक है? उसका एंजाइम का नाम है एसिटी और ये बना देगा एसिटिक एसिड। अब हमें बनाना तो था इथेनॉल और
अगर आपने एनारोबिक कंडीशन को मेंटेन नहीं करा तो हमें मिलेगा इथेनोइक एसिड। तो टू प्रिवेंट द ऑक्सीडेशन ऑफ इथेनॉल वी हैव टू मेंटेन द एनारोबिक कंडीशंस ड्यूरिंग फर्मेंटेशन। समझ गए होगे अब आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। हमने इथेनॉल बनाना था, बना लिया। अगर आपने अब इसको एब्सेंस ऑफ एयर नहीं रखा तो वो इथेनॉल फिर इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा और हमें इथेनोइक एसिड नहीं बनाना है। अदरवाइज इसका जो हमें कंपाउंड चाहिए था वो तो मिला नहीं, टेस्ट भी खराब हो जाता है इथेनॉल का, वो बन जाता है इथेनोइक एसिड, खट्टा खट्टा हो जाता है वो। तो टू प्रिवेंट, इसका आंसर ऐसे लिखना है, टू प्रिवेंट द ऑक्सीडेशन ऑफ इथेनॉल टू इथेनोइक एसिड by air we have to maintain anaerobic condition during fermentation। अगर आप देख भी लोगे ना बस वीडियो को तो भी बहुत कुछ कर लोगे आप एग्जाम में। राइट द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग, इसका IUPAC नेम लिखो भाई। 1 2 3, यहाँ पे C2H5 है, यहाँ CH3, यहाँ CH3, यहाँ चलेंगे 4 5, तो भैया इसका नाम आ जाएगा 3 डाइमिथाइल 2 डाइमिथाइल पेंटेन 2 ओल 3 डाइमिथाइल पेंटेन 2 ओल। करो इसे जल्दी से। चलो भाई नेक्स्ट, IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग। OH को ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगी हेलोजन से भी और डबल बॉन्ड से भी, तो इसका नाम क्या बन जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 2 ब्रोमो 3 मिथाइल 2 ब्रोमो 2 पे ब्रोमो 3 पे मिथाइल, कार्बन है 4, ब्यूट 2 इन 1 ओल। चलो भाई करो नेक्स्ट, इसका नाम बताओ। 1 2 फिनाइल बेंजीन रिंग को एज ए सब्स्टिट्यूएंट फिनाइल लिखते हैं, इथेनॉल या इथेन 1 ओल। राइट द IUPAC नेम 1 2 3 4 5, तो इसका हो जाएगा 2 5 डाइनाइट्रो फिनॉल 2 4 डाइनाइट्रो फिनॉल। IUPAC नेम लिखना है, OH यहाँ भी है, अच्छा यही है। 1 2 3 4 3 मिथाइल 4 कार्बन है ब्यूटेन ब्यूट 2 इन 1 ओल। Which of the following isomer is more volatile? ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल एंड पैरानाइट्रोफिनॉल। तो देखो बेटा ये है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, दिस इज ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल एंड दिस इज पैरानाइट्रोफिनॉल। पैरानाइट्रोफिनॉल, हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा, तुझसे जुदा अगर। देखो भाई ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में होती है ये वाला ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे आ जाएगा हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव, तो यहाँ पे बन जाएगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसमें हो जाएगी बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बिटवीन।
यहाँ पर ये वाला ऑक्सीजन और ये वाला हाइड्रोजन बहुत दूर दूर है, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी नहीं। तो दूसरा मॉलिक्यूल जो है भाई, एक बीकर के अंदर बहुत सारे ऑर्थोनाइट्रोफिनोल है, एक बीकर में बहुत सारे पैरानाइट्रोफिनोल है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। तो इसका जो हाइड्रोजन है और इसका जो ऑक्सीजन है दूसरे मॉलिक्यूल का, ये बना लेते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ऐसे ये दूसरे वाले के साथ बनाता है, ऐसे अगले वाले के साथ। तो यहाँ जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है और यहाँ जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, ये दोनों अलग अलग टाइप की है। ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग का नाम है इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, इसका नाम है इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है वो सारे हो गए एसोसिएट। इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब है हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, और इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब है हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद इन द सेम मॉलिक्यूल। यहाँ सेम मॉलिक्यूल में हो रही है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसका जो दूसरा मॉलिक्यूल है ऑर्थोनाइट्रोफिनोल का, उसका इससे कोई मतलब नहीं है, उसका इस वाले नाइट्रोफिनोल के मॉलिक्यूल से कोई मतलब नहीं है, उसका अपने से मतलब है बस। तो यहाँ जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो है इंट्रामोलिक्यूलर, और यहाँ पे इंटरमोलिक्यूलर। इंटरमोलिक्यूलर से सारे मॉलिक्यूल एसोसिएट हो गए एक दूसरे से। अब जब इसे हीट करूंगा मैं, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जो इफेक्ट है, जो उसकी बॉन्डिंग है, जो उसकी स्ट्रेंथ है, उन मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए। तो यहाँ हाई टेम्परेचर की जरूरत है, यहाँ लो टेम्परेचर की जरूरत है, क्योंकि ये तो इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो अलग हो जाएगा चाहे हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक हो या ना हो। तो इसने कहा कौन ज़्यादा वोलेटाइल है, तो भैया इजीली इवेपोरेट जो हो जाएगा वो ज़्यादा वोलेटाइल है। ऑर्थोनाइट्रोफिनोल इज मोर वोलेटाइल, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल इज मोर वोलेटाइल ड्यू टू इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। भाई लिख लेना, अच्छे अच्छे से लिखना आंसर, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं ना, मैं यहाँ पे कैसे भी लिख रहा हूं, मैं यहाँ समझा रहा हूं आपको ये स्ट्रक्चर भी लिखनी है, ये भी लिखनी है, और ये आंसर भी लिखना है, ठीक है। नेम द एल्कोहल दैट इज यूज्ड टू मेक, नेम द एल्कोहल दैट इज यूज्ड टू मेक द फॉलोइंग एस्टर। भाई ये एस्टर बनाना है और एल्कोहल बताना है, तो एक रिएक्शन होती है, उस रिएक्शन का नाम है बेटा एस्टरिफिकेशन। तो एस्टरिफिकेशन रिएक्शन पता है क्या होती है? एस्टरिफिकेशन रिएक्शन होती है कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस अल्कोहल की, ये बन जाता है आपका एस्टर प्लस वाटर। अब यहां पर देखो CH3CO ग्रुप है, तो ये होता है RCOOOH, और ये होता है आपका R-OH, तो ये बन जाता है आपका यहां से H2O बाहर, RCO, अब इसका OH और H क्या बन जाएगा बाहर, H2O, तो यहां बचेगा OR- प्लस H2O। तो इसने पूछा था कौन सा अल्कोहल यूज होगा, तो देखो R जो ग्रुप है वो तो आ रहा है एसिड से, R ग्रुप है एसिड से, R- ग्रुप है अल्कोहल से, इसके कंपैरिजन जब करोगे तो ये है R और ये है R'। अब इसने कहा है कौन सा अल्कोहल मैं यूज करूंगा, R' ही तो यूज करूंगा, तो आंसर आ जाएगा इसका OH, CH3 आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल स्ट्रक्चर पूछी थी क्या, नेम पूछा था, तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, या इसका दूसरा नाम है प्रोपेन टू ओल, प्रोपेन टू ओल। राइट द नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, इसका नेम लिखो भाई, 1 2 3, 3 कार्बन है तो प्रोपेन, 1 2 3 ट्राईओल, ई नहीं हटाना इसमें से, ठीक है। ऑफ द फॉलोइंग 2 हाइड्रोक्सी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ROH एंड R', द फर्स्ट वन इज बेसिक एंड अदर वन इज एसिडिक। भाई वो डिपेंड करता है R ग्रुप कौन सा इफेक्ट शो कर रहा है,
ROH, R'OH, अगर ये वाला ग्रुप हुआ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप तो H+ इजीली रिलीज हो जाएगा, तो ये शो करेगा मोर एसिडिटी, और अगर R' हुआ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप तो यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देगा, ये कर देगा इसे लेस एसिडिक। तो इसने कहा है ROH एंड R', द फर्स्ट वन इज बेसिक, तो फर्स्ट वन को इसने बेसिक कहा है, तो मैं भाई बेसिक बना दूंगा उसे, जैसे मेरे नीचे वाले को बेसिक बनाया ऐसे मैं ऊपर वाले को बेसिक बना दूंगा। तो ऊपर वाला बेसिक कब बन जाएगा भाई? ऊपर वाला बेसिक जब बनेगा जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा, मतलब R होगा +I इफेक्ट शो करेगा, और ये एसिडिक जब होगा जब R' कैसा इफेक्ट शो करेगा? -I इफेक्ट शो करेगा। तो इसने ये पूछा है R और R' एक दूसरे से कैसे डिफरेंट है ये बताना है। सो +I इफेक्ट ऑफ एल्काइल ग्रुप इंक्रीज द बेसिक कैरेक्टर, तो +I ग्रुप इंक्रीज द बेसिक कैरेक्टर, और ये -I इफेक्ट इंक्रीज द एसिडिक कैरेक्टर, ये याद रखना, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीज द एसिडिटी, ये याद रखना, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डिक्रीज द एसिडिटी। चलो भाई नेक्स्ट, हाउ इज टॉलिन ऑब्टेन फ्रॉम फिनोल? फिनोल से टॉलिन कैसे बनाओगे भाई? तो ये है मेरे पास फिनोल और ये है मेरे पास टॉलिन। भाई टॉलिन बहुत अच्छे से बन जाता है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन से, और वो बनती है बेंजीन से, और फिनोल से बेंजीन बन जाती है बाय रिडक्शन ऑफ जिंक, रिडक्शन बाय जिंक। तो ये बन गया फिनोल फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एनहाइड्रस AlCl3, ये बन गया भाई टॉलिन। 30 क्वेश्चन हो गए। ऑर्थोनाइट्रोफिनोल हैज लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन पैरानाइट्रोफिनोल, एक्सप्लेन। तो ऑर्थोनाइट्रोफिनोल हैज इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल हैज इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, पैरानाइट्रोफिनोल हैज इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, पैरानाइट्रोफिनोल हैज इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो भैया ये है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामोलिकुलर। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? कम, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, तो भैया लिख लेना। तो ऑर्थोनाइट्रोफिनोल का कम होता है। हाउ वुड यू ऑब्टेन इथेन 1,2-डाइऑल फ्रॉम इथेनॉल? तो भैया ये है मेरे पास इथेनॉल और इससे बनाना है इथेन 1,2-डाइऑल। बेयर्स रिएजेंट यूज कर दो, ऑक्सीडेशन कर दो इसका एक्वस KMnO4 से। बेयर्स रिएजेंट एल्केलाइन सॉल्यूशन ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ KMnO4, तो ये बन जाएगा CH2OH, CH2OH आंसर। एक और देख सकते हो मेथड इसका भाई, CH3 CH2OH, इसका कर दो डिहाइड्रेशन, तो ये क्या बन जाएगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसकी कर दो ब्रोमीन से रिएक्शन, तो ये क्या बन जाएगा? CH2Br CH2Br। अब इसकी एक्वस QH से रिएक्शन करा दो, तो ये बन जाएगा CH2OH CH2OH। दोनों तरीके हैं, जो भी आपको अच्छा लगे वो कर लो, मुझे तो ये अच्छा लगता है, तुम्हारी मर्जी, किसी से भी करो। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ हेक्स 1ene3ol, 1 2 3 4 5 6 हेक्स 3ene 1 2 3 3ene 1 ol 1 ol। चलो भाई हेक्स 3ene 1 ol भाई 1 2 3 4 5 6।
चलो भाई नेक्स्ट, ड्रॉ द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ 2-मिथाइल प्रोपेन 2-ओल। 2-मिथाइल प्रोपेन 2-ओल, 1 2 3, 2 पे मिथाइल 2 पे ओल, तो 2-मिथाइल प्रोपेन 2-ओल। नेक्स्ट, राइट द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। इधर से कर रहा हूं तो OH 1 2 3 पे आ रहा है, इधर से कर रहा हूं तो OH 1 2 3 4 पे आ रहा है, तो इधर से करूंगा। तो इसका नाम है हेक्स 4-ene 3-ol। This CO bond is much shorter in phenol than the ethanol. Give reason. Due to double bond character. Due to double bond character. Double bond character. डबल बॉन्ड कैरेक्टर फिनोल के बॉन्ड लेंथ को कम कर देगा अल्कोहल के कंपैरिजन में, इथेनॉल के कंपैरिजन में। भाई यहां तो रेजोनेंस है नहीं, यहाँ पे तो लोन पेयर अपनी जगह पड़े हुए हैं, यहाँ लोन पेयर कहाँ हो जाएंगे, डिलोकलाइज हो जाएंगे ओवर द रिंग, तो यहाँ क्या जाएगा डबल बॉन्ड कैरेक्टर, और डबल बॉन्ड कैरेक्टर से क्या हो जाती है, बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है। ठीक है, डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कम होती है, ठीक है, सिंगल की ज्यादा होती है, ट्रिपल की और भी कम होती है। हाउ कुड यू कन्वर्ट द इथेनॉल इनटू इथीन। इथेनॉल क्या होता है भाई, इथेनॉल होता है CH3 CH2OH, इथीन में कन्वर्ट करना है तो इसका कर दो डिहाइड्रेशन, तो भैया ये बन जाएगा इथीन। क्या क्वेश्चन दे रहे हो तुम बच्चों को, ये बच्चे बहुत तेज हैं, कुलदीप सर के स्टूडेंट है, इनको ऐसे ऐसे क्वेश्चन दोगे क्या, इनको खतरनाक खतरनाक से क्वेश्चन दो। 38 पे आ गए, अब तो खुशी सी हो रही है, जल्दी जल्दी करा रहा हूं ना। मैं सोच रहा था एग्जाम तक मैं डाल भी नहीं पाऊंगा PY को, देखो डाल रहा हूं, सारे डाल दूंगा जितने भी हैं सारे चैप्टर के, बस आप देख के चले जाना एग्जाम से पहले, देखना आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, एक भी क्वेश्चन गारंटेड है, सारे यही क्वेश्चन आएंगे, चाहे स्टाम्प पे लिखवा लो, सारे क्वेश्चन यही मिलेंगे A to Z, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं होगा, एक भी क्वेश्चन, सिंगल क्वेश्चन नहीं बता सकते आप। चलो बेटा, राइट द इक्वेशंस इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग रिएक्शन। राइमर-टाइमन रिएक्शन, तो राइमर-टाइमन रिएक्शन होती है व्हेन फिनोल, भाई स्टेटमेंट भी लिखनी है, जब नेम रिएक्शन आएगी ना तो स्टेटमेंट भी लिखनी है। हीटेड विद क्लोरोफॉर्म एंड एक्वस NaOH या KOH, सैलिसाइल्डिहाइड इज फॉर्म्ड, 2-हाइड्रोक्सी बेंजेल्डिहाइड, इसी का नाम है 2-हाइड्रोक्सी बेंजेल्डिहाइड। और इसी का नाम है सैलिसाइल्डिहाइड। कॉमन नेम है। अब भाई इसको कैसे एक्सप्लेन करना है, व्हेन फिनॉल heated with chloroform and NaOH, salicylaldehyde is formed. चलो बेटा हो गया। जो भी बच्चे देख रहे हो ना PYQ, वो ना अपने क्लास के स्टूडेंट्स हों, आपके ग्रुप्स हों, सबको शेयर कर दिया करो, सच में बहुत बेनिफिट हो जाएगा सबका। और यार मैं मेहनत कर रहा हूँ इसलिए तो कर रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे तक मेरी मेहनत पहुँचे। आप कुछ मेहनत करोगे, आप यही तो चाहते हो कि आपको दूसरे को इससे कुछ बेनिफिट हो। मैं ज़्यादातर काम वही करता हूँ जिससे दूसरे को बेनिफिट हो, ठीक है। अल्टीमेटली मैं भी ये भी चाहता हूँ कि थोड़ी सी फाइनेंशियल हेल्प हो जाए, लेकिन वो हो नहीं रही है, पर कोई बात नहीं, आप इतना तो कर दो, ये भी बहुत है मेरे लिए। 2,6-डाइमिथाइल फिनॉल, तो देखो बेटा फिनॉल बना लो पहले, फिनॉल 2,6 फिनॉल। हम तेरे बिना अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा,
राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फिनोल बेंजीन यूजिंग ओलियम एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। भाई फिनोल बनाओ इन तीन चीज को लेके, एक तो लेना है आपको बेंजीन, एक लेना है आपको ओलियम, एक लेना है आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इससे बनाओ फिनोल। अरे बहुत आसान है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत आसान है। तो मैं आपको बता देता हूं, ओलियम होता है H2S2O7 और ये एक्वस सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाता है ओलियम H2SO4 में, ठीक है, H2SO4 में। तो चलो सबसे पहले ले लेता हूं मैं बेंजीन, ये ले लिया मैंने बेंजीन। बेंजीन को ओलियम के साथ ट्रीट कराओ, ओलियम के साथ ट्रीट कराओगे तो ये कर देगा सल्फोनेशन, क्योंकि देखो ओलियम और वाटर क्या बना देंगे, सल्फ्यूरिक एसिड, और तुम्हें पता है एक्वस ओलियम और बेंजीन सल्फोनेशन कर देंगे इसका। सल्फोनेशन क्या होता है भाई, सल्फोनेशन होता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब इसकी रिएक्शन करो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करोगे तो ये बन जाएगा सोडियम सल्फोनेट। फिर से NaOH के साथ करो तो दोबारा से NaOH के साथ करोगे तो ये बन जाएगा सोडियम फिनोक्साइड। और सॉरी सोडियम फिनोक्साइड है, दोनों एक साथ करा देता हूं स्टेप, दोनों स्टेप एक साथ, और NaOH से करा के इसका करा देना एसिडिफिकेशन, तो ये बन जाएगा फिनोल। बन गया भाई फिनोल आपका, ठीक है। नेक्स्ट, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड हुज IUPAC नेम इज 1-phenyl propane 2-ol 1 2 3। ये हो गया प्रोपेन 2-ol 1 2 3, प्रोपेन 2-ol हो गया। 1-phenyl, 1 पे लगा दो फिनाइल। तो भाई हम क्या कर सकते हैं इसमें, कुछ नहीं कर सकते, ये सिंपल सिंपल से क्वेश्चन। चलो, राइट द मैकेनिज्म ऑफ एसिड डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल टू यील्ड इथीन। तो इसने बताया 3 स्टेप में करना है, पहले प्रोटोनेशन, फिर कार्बोकेटाइन बनाओ, फिर डीप्रोटोनेशन करो। ये है क्वेश्चन, ऐसे बहुत ज्यादा आता है कि इक्वेशन दे देंगे अल्कोहल H+, इथीन बनाओ और H2O। करूं मैं इसे, कह दो हाँ कर दो सर, करेंगे भाई। तो चलो, दिस इन्वॉल्व 42 पे आ गया, 50 कराता हूं क्योंकि आई थिंक टाइम बहुत हो रहा, 1 hour 13 minutes हो चुके हैं। अगर आप कहोगे तो मैं एक वीडियो और बना के उन दोनों को ऐड करके 3 घंटे की एक वीडियो डाल दूंगा, लेकिन नहीं यार, पार्ट वाइज डाल देता हूं, इससे आपको ज़्यादा बेकार नहीं लगेगा, क्योंकि एक वीडियो इतनी लेंथी हो ना, बहुत बड़ी बात है यार, बहुत बड़ी बात है। मैं कंटिन्यू देख लो, 1.5-2 घंटे से यहीं खड़ा हूँ। दिस इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग 3 स्टेप्स, इन द फॉलोइंग 3 स्टेप्स। अब ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, बार बार नहीं करूंगा मैं मैकेनिज्म, नहीं तुम्हारी पिटाई हो जाएगी, तुम तो मुझे ऐसे लगा के रखोगे, क्योंकि मैकेनिज्म आएंगे कम से कम 20 बार। चलो भाई, 3 स्टेप में होगा। स्टेप फर्स्ट, स्टेप फर्स्ट, प्रोटोनेशन। Of alcohol molecule to give protonated alcohol, protonated alcohol। तो आप लिखोगे CH3 CH2OH, ये है भैया अल्कोहल, ये है प्रोटोन, अल्कोहल में प्रोटोन जोड़ दो तो ये बन जाएगा प्रोटोनेशन होने के बाद CH3 CH2, एक इलेक्ट्रॉन इसने प्रोटोन को दे दिया तो खुद
एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन हो जाएगा न्यूट्रल। स्टेप 2, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, चैप्टर वाइज मैकेनिज्म बता रहा हूँ। लास्ट चैप्टर में मैंने 1 2 3 4 5 6 मैकेनिज्म बताए थे और 4 5 मैकेनिज्म यहाँ भी बताऊंगा, सब लिखने हैं तुम्हें। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन कैसे होगा? प्रोटोनेटेड एल्कोहल, प्रोटोनेटेड एल्कोहल undergoes dehydration या प्रोटोनेटेड एल्कोहल लॉस लूज वाटर मोलिक्यूल टू गिव कार्बोकैटायन। तो यहां पर देखो ऑक्सीजन को दे देना दोनों इलेक्ट्रॉन और ये कर्व्ड एरो बनाना जरूरी है। तो यहाँ पर कार्बन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और यहाँ से निकल जाएगा H2O। स्टेप 3rd एंड लास्ट स्टेप, देखना ध्यान से क्या थी रिएक्शन, इथेनॉल H+, इथीन और H2O। मतलब सिर्फ इथेनॉल से दो चीज निकल रही थी, ठीक है। अब यहां पे देखना, इथेनॉल और H2O बाहर आ गया, इथीन रह गया। अब देखो यहां पर स्टेप 3rd, स्टेप 3rd का नाम है डीप्रोटोनेशन। अब यहां पे जो मैंने प्रोटॉन ऐड करा था ना फर्स्ट स्टेप में, उसको बाहर निकाल दो तुम। तो जब प्रोटॉन को बाहर निकाल दोगे ना, अभी जो कार्बोकैटायन है भाई यहां पे हो जाएगा हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन से यहां से H+ बाहर जाएगा तो ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H+, सिग्मा बॉन्ड ऑफ हाइड्रोजन वो पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, ये बन गया इथीन। डीप्रोटोनेशन। अब देखो एल्कोहल से क्या बना, इथीन और वाटर। अब इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो कुल मिला के हमें ये पता चला, मैंने H+ यहाँ ऐड करा था और वो वापस से निकाल भी दिया, तो मुझे दो ही चीज मिली एल्कोहल मॉलिक्यूल्स, एक तो इथीन और एक वाटर मॉलिक्यूल। 3rd स्टेप में इथीन, 2nd स्टेप में वाटर मॉलिक्यूल। बाकी ये सब इंटरमीडिएट है। मैकेनिज्म में यही बताया जाता है कि रिएक्शन कितने स्टेप में हो रही है, कैसे हो रही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, फॉर द पेयर ऑफ फिनोल एंड साइक्लोहेक्सेनॉल आंसर द फॉलोइंग। Why is phenol is more acidic than cyclohexanol? By phenol is stabilized by resonance. Phenoxide ion is more stable. Phenoxide ion is more stable. Is more stable due to resonance. Due to resonance, and hence becomes more acidic. मोर एसिडिक। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के दिखा सकते हो, लेकिन इसने तो केवल एक लाइन का आंसर पूछा था। 2 नंबर के तो क्वेश्चन है, तो एक नंबर के 2 क्वेश्चन लिखने हैं आपको। गिव वन केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन दीज टू। फिनॉल और साइक्लोहेक्सेनॉल में डिस्टिंग्विश करना है। बहुत सारे टेस्ट हैं जो आपको करना है, कर देना। बहुत सारे टेस्ट हैं, फिनॉल और साइक्लोहेक्सेनॉल। तो ये फिनोल है, पहले फिनोल का लिखता हूँ। एक FeCl3 टेस्ट कर देना फिनोल का। जब फिनोल का FeCl3 टेस्ट करोगे तो FeCl3 टेस्ट में यहाँ पे आ जाएगा फिनोल में वायलेट कलर, ठीक है। और ये साइक्लोहेक्सेनॉल है, इसके FeCl3 से रिएक्शन करोगे कोई कलर नहीं आएगा, नो कलर। एक ये टेस्ट है, ये अच्छा लगा हो तो बताओ।
और भी लिख लो, और भी दे सकता हूं मैं, एक तो ये हो गया, और यह फिनोल, इसकी रिएक्शन कर दो ब्रोमीन वाटर से, ये बन जाएगा व्हाइट पीपीटी, व्हाइट पीपीटी ड्यू टू टीबीपी, ट्राइब्रोमोफिनोल। अब इसमें व्हाइट पीपीटी नहीं आएगी, नो व्हाइट पीपीटी। और एक और ले लो, लाइबरमैन टेस्ट, लाइबरमैन टेस्ट, ये इंपॉर्टेंट है फिनोल का, यह फिनोल, इसकी रिएक्शन करा दो NaNO2 से प्लस HCl से करा दो, HCl नहीं, H2SO4, H2SO4, तो ये आ जाएगा ब्लू कलर। और फिर अगर आपने इसका करा दिया हाइड्रोलाइसिस तो ये आ जाएगा रेड कलर। और यहाँ साइक्लोहेक्सेनॉल में नो सच टाइप ऑफ रिएक्शन, नो कलर। तीन मैंने टेस्ट बता दिए, मुझे सबसे अच्छा जो लगता है वो FeCl3 का लगता है, आप चाहे से कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट, गिवन द स्ट्रक्चर एंड IUPAC नेम ऑफ द प्रोडक्ट एक्सपेक्टेड फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ मीथेनॉल एंड दिस। तो भैया ये हम तेरे बिना, मीथेनॉल एंड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और मीथेनॉल है ये HCHO। कराओ रिएक्शन, तो भाई ये हो जाएगा आपका, देखो मीथेनॉल है तो ये बात तो डन है कि प्राइमरी अल्कोहल बनेगा। अब कैसे बनेगा, CH2OMgBr हाइड्रोलाइसिस एंड देन साइक्लोहेक्सेनॉल, साइक्लोहेक्सेनॉल इसका आंसर है भाई, ठीक है। पहले का आंसर आ गया साइक्लोहेक्सेनॉल, साइक्लोहेक्सेनॉल बना दिया। दूसरा, रिएक्शन ऑफ फिनोल विद ब्रोमीन वाटर। अरे भाई अभी अभी करके हटा हूं पीछे, ये वाली रिएक्शन, मजा आ गया। ऐसे क्वेश्चन आए ना बार बार, मजा सा आ जाता है भाई। फिनोल की रिएक्शन करा दो भाई एक्वस ब्रोमीन से। तो मैंने अभी अभी एक रिएक्शन कराई थी ब्रोमीन वाटर टेस्ट, जिसमें व्हाइट पीपीटी बनाई थी। तो फिनोल ब्रोमीन वाटर के साथ बनाता है व्हाइट पीपीटी। चलो भाई बैलेंस करूं क्या, लो बैलेंस हो गई। इसका नाम है टीबीपी, टीबीपी ट्राइब्रोमोफिनोल, 246 ट्राइब्रोमोफिनोल 45। राइट द मैकेनिज्म, यार ये SN1 मैकेनिज्म है, दिस इज SN1 मैकेनिज्म, और ये लास्ट चैप्टर में मैं करा के हट चुका हूं। तो दिस इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग 2 स्टेप्स, 2 स्टेप्स में होती है ये रिएक्शन। स्टेप फर्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन। तो CH3 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 Br, हम तेरे बिना। तो भाई न्यूक्लियोफिलिक अटैक पॉसिबल नहीं है, ये यहाँ से करेगा रेपल, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है रेपल करेगा। और यहाँ पे है स्टेरिक हिंड्रेंस, क्लाउड है चारों तरफ मिथाइल, कहीं भी OH अटैक नहीं कर सकता। तो पहले भैया ये क्या काम करेगा, कार्बोकैटायन बना देगा। लो भाई बना दिया इसने कार्बोकैटायन। स्टेप 2, न्यूक्लियोफिलिक अटैक, न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑन कार्बोकैटायन, ऑन कार्बोकैटायन। तो भैया ये था मेरा कार्बोकैटायन,
अब भाई ये अवेलेबल है दो साइड से अटैक करने के लिए, यहाँ से भी अटैक करा लेगा बैक साइड और यहाँ से भी अटैक करा लेगा फ्रंट साइड। तो दो तरीके के कंपाउंड बन जाएंगे। कंपाउंड का होगा तो एक ही, लेकिन वो इन्वर्टेड होगा, और एक रिटेंशन होगा, मतलब रेसिमिक मिक्सचर बनेगा। एक तो ये बन जाएगा और एक ये बनेगा। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, 50-50%, and this is called racemic mixture. This is the mechanism of SN1. Write the mechanism of acid dehydration of ethanol to yield ethene. ये है इथेनॉल और इसका कराना है एसिड डिहाइड्रेशन, एसिड H+ H2SO4 की प्रेजेंस में इथीन बनाना है। कर दो भाई, 3 स्टेप बताए थे। स्टेप फर्स्ट प्रोटोनेशन, स्टेप 2 फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, स्टेप 3 डीप्रोटोनेशन। तो डायरेक्ट कर देता हूं मैं। प्रोटोनेशन देखो, वो नहीं लिख रहा हूं मैं, हेडिंग्स पॉइंट्स नहीं लिख रहा हूं, वो आप लिखना, ठीक है। प्रोटोनेशन कर दो। प्रोटोनेशन करोगे तो ये बन जाएगा CH3CH2O प्रोटोनेटेड अल्कोहल। स्टेप 2 फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, ये बन जाएगा CH3CH2 प्लस H2O। स्टेप 3 डीप्रोटोनेशन, H+ बाहर, CH2 डबल बॉन्ड CH2, हो गया भाई इथेनॉल टू इथीन। तो मैं ये रट जाएंगे बहुत अच्छे तरीके से। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिक स्ट्रेंथ। एक है पैराक्रिसोल, मिथाइल फिनोल को बोलते हैं हम पैराक्रिसोल, ये है फिनोल और ये हो गया मिथाइल। पैरा नाइट्रोफिनोल, ये हो गया मेरा फिनोल और ये हो गया पैरा पे नाइट्रो और फिनोल। किस ऑर्डर में करना है इनको अरेंज, ये बता दो। इंक्रीजिंग ऑर्डर में इनको अरेंज करना है, तो पहले सबसे कम, फिर उससे ज्यादा, फिर सबसे ज्यादा। तो आप पहले ये करो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन है। तो CH3 है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, और ये है NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो ये ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देंगे, तो मतलब एसिडिटी को कर देंगे कम। ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देंगे, एसिडिटी को कर देंगे ज्यादा, मोर H+ रिलीज होंगे फिर। तो सबसे ज्यादा एसिडिक ये, सबसे कम ये, और इससे ज्यादा ये। तो ऑर्डर ये बन जाएगा भाई, ऑर्डर ये बन गया, सबसे कम ये हो गया, इंक्रीजिंग ऑर्डर था। हाँ, इससे ज्यादा कौन हो जाएगा, फिनोल, और सबसे ज्यादा एसिडिक कौन हो जाएगा, पैरा नाइट्रोफिनोल। ठीक है। राइट द मैकेनिज्म यूजिंग कर्ड एरो फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। तो इथीन का करना है हमें हाइड्रेशन टू फॉर्म इथेनॉल। तो ये तो था फर्स्ट क्वेश्चन। अब इसका सेकंड क्वेश्चन करता हूं मैं। तो सेकंड क्वेश्चन ये था, मैकेनिज्म लिखो, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O, H3O प्लस का मतलब है H2O प्लस H+, और ये बना दोगा, बन जाएगा CH3 CH2OH। ठीक है। तो वही करो। अच्छा, बस कार्बोकेटायन बनाना है इसमें, ये तो और भी सिंपल हो गया।
तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल हो गया, कार्बोकेटायन बनाना है, एक स्टेप का यही तो भैया ये है इथीन, ये हाइड्रोनियम आयन HO+HH, कर्ड एरो बना के दिखाना है। तो यहाँ पर देखो ये एल्कीन है, ये किस पर अटैक करेगा, इसका हो जाएगा प्रोटोनेशन, और यहाँ पर H+ रिलीज होगा, H+, और यहाँ से H2O बाहर, H2O बाहर, H+ रिलीज होगा, और ये इथीन का हो जाएगा प्रोटोनेशन, और ये बन जाएगा तुम्हारा कार्बोकेटायन। तो इसने कहा था कर्ड एरो बना के दिखाओ बस, ठीक है, इस मैकेनिज्म का, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट, तीनों स्टेप नहीं लिखने इसके, तीनों स्टेप भी होते हैं अदरवाइज इसके। हाउ आर द फॉलोइंग कन्वर्जन्स कैरिड आउट, करो भाई कन्वर्जन करो। 131 आई थिंक 3 ही वीडियो आएंगे यार, इसके भी नहीं हो पाएगा। 50 क्वेश्चन कर लेते हैं आज इसके, ठीक है, फिर अगले में 30 कर लेंगे। 80 क्वेश्चन है ना इसके अल्कोहल और फिनोल के, और फिर अगले में ईथर वाले की एक वीडियो कर लेंगे, बस खत्म। हो नहीं पा रहे यार, क्या करूं, इतने सारे क्वेश्चन है, 2 घंटे की वीडियो बन जाएगी, फिर तुम देखोगे भी नहीं। प्रोपीन टू प्रोपेन टू ओल, तो पहला प्रोपीन क्या है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, प्रोपीन, इससे क्या बनाना है, प्रोपेन टू ओल, और ये सेकेंडरी अल्कोहल है, तो हाइड्रेशन से बन जाएगा, वाटर से रिएक्शन कर दो, पहला। दूसरा इथाइल क्लोराइड टू इथेनॉल, ये है इथाइल क्लोराइड, इससे इथेनॉल बनाना है, तो पहले इसकी रिएक्शन करा दो एक्वस QH से, तो ये बन जाएगा इथेनॉल, इथेनॉल का कर दो ऑक्सीडेशन, तो ये बन जाएगा इथेनॉल। राइट द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन, भाई करा चुका हूं इसका मैकेनिज्म हेलोल्केन हेलोएरिन वाले चैप्टर में, 3 स्टेप में मैकेनिज्म कराया था। HBr ये बना देगा H+ Br-, तो स्टेप फर्स्ट में क्या करना है, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल, CH3 CH2O H+, क्या बन जाएगा, CH3 CH2O H। स्टेप फर्स्ट। स्टेप 2 फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, CH3 CH2+ plus H2O। स्टेप 3 न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑन कार्बोकेटायन, चलो भाई हो गए। देखो CH3 CH2 Br ये रहा, ये बन गया, H2O ये बन गया। हाउ वुड यू कन्वर्ट, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, और इसके बाद करेंगे हम 51 से लेके 79 या 80 तक नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। चलिए बच्चे, हाउ विल यू कन्वर्ट द फॉलोइंग, प्रोपेन टू ओल टू प्रोपेनोन, प्रोपेन टू ओल, दिस इज प्रोपेन टू ओल, इससे प्रोपेनोन बनाना है, कीटोन बनाना है, तो इसका कर दो ऑक्सीडेशन, या एक काम करो डिहाइड्रोजनेशन कर दो, डिहाइड्रोजनेशन। चलो फिनोल टू 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल, तो फिनोल के रिएक्शन कर दो ब्रोमीन वाटर से, तो ये बन जाएगा TBP। तो 50 क्वेश्चंस डन। 51 टू जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो सारे करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में,
वो आएगा हमारा टॉपिक 1 का पार्ट 2, और टॉपिक 2 में हम करेंगे ईथर्स, क्योंकि आपको पता है आपने PYQ परचेज कर लिया होगा, नहीं कर लिया हो तो बता देना, मेरे ही नंबर पे जो मैंने आपको कोचिंग का नंबर दिया था ना, उस पर आप मैसेज कर देना, आपको PDF मिल जाएगी जितने भी PYQ के क्वेश्चंस हैं उनकी, ठीक है। PDF ले लेना फ्री में, आपको क्यों 400-500 रुपये खर्च कर रहे हो, आप बस नंबर पे लिख देना सेंड द PDF ऑफ द PYQ, तो आपको PYQ की PDF मिल जाएगी पूरी की पूरी, चैप्टर की, कंप्लीट चैप्टर की, ठीक है, अच्छे से बढ़िया एकदम, जैसे कि ये मैं करा रहा हूँ। और बस करते रहो तैयारी ऐसे ही, खुश रहो और कामयाब बनो, ऐसे ही मेरा नाम रोशन करो। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, ऐसे ही कंटिन्यू करूँगा। This is alcohol part 1, alcohol topic 1, part 1 हो चुका है, +2 कल करेंगे इसे, ठीक है। चलिए, और भी कोई डाउट हो, क्वेश्चन हो, कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो। सबसे अच्छा लगता है मुझे जब आप कमेंट में क्वेश्चंस करते हो, मैं हमेशा रिप्लाई करता हूँ, कभी भी किसी भी टाइम करके देख लेना आप क्वेश्चन, आपको तुरंत जवाब मिलेगा। तो चलिए बेटा, बाय बाय, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।